जब चिन्मो अपनी गर्लफ्रेंड को स्टॉकिंग्स पहनाने में हेल्प कर रहा था, तब उसने उससे प्रॉमिस किया था कि दोनों मिलकर पीकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। लेकिन जब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का टाइम आया, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे जानबूझकर चाइनीज सब्जेक्ट में 0 स्कोर करना पड़ा। आखिर में उसके सिर्फ 600 मार्क्स आए और वो पीकिंग यूनिवर्सिटी मिस कर गया। उसकी गर्लफ्रेंड सीधा अब्रॉड पढ़ने चली गई, लेकिन उसे कभी पता नहीं चला कि चिन्मो खुद कॉलेज भी नहीं जा पाया। उसे मजबूरन पढ़ाई छोड़नी पड़ी और वो फूड डिलीवरी का काम करने लगा। उस रात चिन्मो अपना थका हुआ बॉडी लेकर डिलीवरी करने निकला। जब वो अपने लास्ट ऑर्डर के रास्ते में था, तब अचानक एक रेंज रोवर ने उससे टक्कर मार दी। उसके तुरंत बाद रेड हाई हील्स पहनी एक लड़की जल्दी से उसके पास आई और झुककर बोली, तुम ठीक हो? मैंने जानबूझकर नहीं किया। फिर उसने अपना गुची हैंडबैग खोला और काफी सारे पैसे निकाले, लगभग 2-3 हज़ार युआन। ये पहले ले लो और पास के हॉस्पिटल जाके चेकअप करा लो। देखो कहीं चोट तो नहीं लगी। मुझे अभी बहुत अर्जेंट काम है, उसने कहा। ये बोलकर उसने पैसे चिन्मो के हाथ में थमा दिए और जाने लगी। लेकिन 2 कदम चलने के बाद वो वापस मुड़ गई, दोबारा झुकी और अपने बैग से पेन निकालकर एक स्टिकी नोट पर नंबर लिखा। उसने अपना आईडी कार्ड और नोट दोनों उसके हाथ में देते हुए कहा, अगर कुछ भी हो मुझे कभी भी कॉल कर लेना। मेरा नाम शिन्यू चू है। जब तक चिन्मो ने नीचे देखकर आईडी चेक की, तब तक वो जा चुकी थी। पूरी बात शायद 8 मिनट भी नहीं चली। कुछ ही लफ्जों में सब खत्म हो गया और व्हाइट रेंज रोवर वहां से निकल गई। चिन्मो मुश्किल से खड़ा हुआ। अपनी लास्ट डिलीवरी कंप्लीट करके वो अकेले अपनी इलेक्ट्रिक बाइक से घर लौट गया। रात काफी हो चुकी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने उस नंबर पर कॉल किया। पहली कॉल का कोई जवाब नहीं आया। 8 मिनट बाद उसने फिर कॉल किया। इस बार कॉल तुरंत कट हो गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी और तीसरी बार कॉल किया। इस बार कॉल कनेक्ट हो गया और सामने से इरिटेट हुई लड़की की आवाज आई। कौन है? जो कहना है जल्दी बोलो। चिन्मो ने पोलाइटली कहा, अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे कार से हिट किया था। सॉरी, आई एम सो सॉरी। वो मेरी गलती थी, मैं बहुत सॉरी हूं। तुम अभी किस हॉस्पिटल में हो? चेकअप कराया? डॉक्टर ने क्या बोला? उसकी आवाज सुनकर चिन्मो को थोड़ा बेटर फील हुआ। मैं ठीक हूं, बस मेरी इलेक्ट्रिक बाइक का आउटर पार्ट थोड़ा क्रैक हो गया है। बस तुम ठीक हो वो इंपॉर्टेंट है। बाइक का कितना खर्चा आएगा मैं पे कर दूंगी। चिन्मो ने कहा, आपने जो पैसे दिए हैं वो काफी है रिपेयर के लिए। आपका आईडी मेरे पास है, क्या आप इसे लेने आ सकती हैं? लड़की ने थोड़ी हेजिटेशन के साथ पूछा, क्या मेरा कोई फ्रेंड आकर ले सकता है? मुझे अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। चिन्मो ने हाँ कर दी और अपना एड्रेस दे दिया। कॉल कट होने के बाद वो एक वुडन स्टूल पर बैठ गया और अपने जख्मों पर ऑइंटमेंट लगाने लगा। लगभग आधे घंटे बाद किसी ने दरवाजा नॉक किया। चिन्मो उठकर लिविंग रूम में आया और दरवाजा खोला। बाहर 4 आदमी खड़े थे। जो आगे खड़ा था वो उसी की एज का लग रहा था, लगभग 20 साल का। पीछे के 3 आदमी काफी स्ट्रांग और बल्की थे। आगे वाले ने उससे देखा और पूछा, तुमने ही कॉल किया था? चिन्मो कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो आदमी इम्पेशेंट होकर बोला, शिन्यू का आईडी है तुम्हारे पास या नहीं? चिन्मो कुछ कह ही नहीं पाया था कि उसने सीधा उसके फेस पर पंच मार दिया। फिर उसने उसके पेट पर जोर से किक मारी। चिन्मो समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है, तब तक वो जमीन पर गिर चुका था। उस आदमी का पांव सीधा उड़कर चिन्मो पर आया। तुरंत ही चिन्मो के मुंह में खून का टेस्ट आ गया। पास वाले कमरे का रूममेट लू चोंग, जो अक्सर उसके साथ ड्रिंक करता था, अपना डोर खोला, एक नजर डाली और तुरंत बंद कर दिया। वो आदमी आगे बढ़ा और अपने लेदर शूज से चिन्मो के हाथ पर पैर रख दिया। फिर ठंडी आवाज में बोला, आईडी कहाँ है? चिन्मो बोलना चाहता था, लेकिन उसका आधा चेहरा सुन्न हो चुका था और वो कुछ कह नहीं पाया। आदमी ने पीछे खड़े 3 लोगों से कहा, अंदर जाओ, ढूंढ के लाओ। बेडरूम के टेबल पर आईडी कार्ड और नोट रखा था। उनमें से एक गुंडा अंदर गया, जल्दी से ढूंढकर ले आया और उस आदमी को दे दिया। आदमी ने आईडी देखा, सेटिस्फाई हुआ और अपनी पॉकेट में रख लिया। उसी वक्त जो पांव चिन्मो के हाथ पर था और जोर से दबा दिया। वो ठंडी आवाज में बोला, अंधा है क्या? इतने लोगों में से तुझे उसी को काम करना था? सीधी बात समझ ले, अगर उस औरत को दोबारा डिस्टर्ब किया ना, जान से मार दूंगा। ये बोलकर उसने चिन्मो को फिर से जोर से किक मारा और निकलने लगा। लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर अचानक रुक गया, जैसे कुछ याद आया हो। फिर वापस बेडरूम में गया, चिन्मो का फोन उठाया और उसके सामने ही जमीन पर जोर से पटक दिया। उन्होंने इंश्योर किया कि फोन बिल्कुल टूट जाए, तब जाकर वो लोग स्टाइल से निकल गए। उनके जाने के बाद चिन्मो अकेला बेड के किनारे बैठा था, हाथ में सस्ती सी सिगरेट जल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दुनिया हमेशा इतनी अनफेयर क्यों होती है, और उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि लोग मास्क पहनकर क्यों जीते हैं, या उस लड़की ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसने अपना आईडी क्यों छोड़ा और फिर लोग भेजकर उसे पिटवाया क्यों? क्यों? दिल में उसने कसम खाई, वो इसका जवाब जरूर ढूंढेगा। उसे सच जानना ही होगा। बाहर बारिश और तेज हो रही थी, जैसे रात भर रुकने वाली ही नहीं थी।
अगली सुबह जब सूरज निकलेगा, इस शहर में एक और भटकता हुआ चिन्मो होगा। सुबह की पहली रोशनी विंडो से अंदर आई। चिन्मो ने अपना सारा सामान एक सूटकेस में पैक कर लिया था। आज वो उस रेंटेड रूम को छोड़ रहा था। कल रात के इंसिडेंट के बाद लैंडलॉर्ड को लगा कि वो गलत लोगों के चक्कर में पड़ गया है, इसलिए अब उसे रूम नहीं दिया जा रहा था। सूटकेस उसकी पुरानी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर रखा था। उसके पास सिर्फ 2600 युआन बचे थे, वो पैसे जो उस लड़की ने कल बारिश में उससे दिए थे। पिछले महीने की सैलरी उसने पूरी की पूरी घर भेज दी थी, अपने फादर के ट्रीटमेंट के लिए। खुद के लिए थोड़े पैसे रखे थे। उन 2600 में से 800 उसने एक नया स्मार्टफोन खरीदने में लगा दिए ताकि वो डिलीवरी का काम कंटिन्यू कर सके। बाकी बचे हुए पैसे रेंट के लिए थे। अगर शाम तक नया रूम नहीं मिला तो आज रात उसे फ्लाईओवर के नीचे सोना पड़ेगा। उसने नया फोन ऑन किया और सिम कार्ड डाला। जैसे ही फोन स्टार्ट हुआ, उसके सेकंड अंकल का कॉल आ गया। मोमो, क्या कर रहा है? उसका सेकंड अंकल अलग ही टाइप का इंसान था। उसे उसके ग्रैंडफादर ने सालों पहले सड़क से उठाया था। वो चिन्मो से 6 साल बड़ा था। सालों से छोटे मोटे शेडी काम करता रहता था और आसपास के गांव में सब उसका नाम जानते थे। एक वर्ड में बोले तो बदनाम। रोड के किनारे बैठकर चिन्मो बोला, मैं ठीक हूं, आपने अचानक कॉल क्यों किया? सेकंड अंकल बोला, मैं कीमिंग आया हूं अपने डैड के लिए दवा लेने। यहां एक पुराना चाइनीज डॉक्टर है जो किडनी डिजीज का इलाज बहुत अच्छा करता है। जैसे ही उसका कांटेक्ट मिला, मैं तुरंत आ गया। मैं आज रात तुम्हारे पास रुक जाऊंगा और कल सुबह ट्रेन से वापस चला जाऊंगा। ये सुनते ही चिन्मो टेंशन में आ गया। अगर उसके अंकल को पता चल गया कि उसकी हालत इतनी बुरी है कि उसके पास रहने की जगह भी नहीं है, तो वो क्या सोचेगा? और अगर घर जाकर उसने चिन्मो के पेरेंट्स को बता दिया तो वो और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। ऊपर से चिन्मो का चेहरा अभी भी नीला पड़ चुका था। उसके सेकंड अंकल की नेचर ऐसी थी कि वो पूरी सच्चाई निकाल के ही मानता। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता था। चिन्मो हिचकिचाते हुए बोला, सेकंड अंकल, आप मुझे मिलने मत आओ। आप बस दवा लेके जल्दी वापस चले जाओ। मैं यहां काफी बिजी हूं। लेकिन उसका सेकंड अंकल जिद पर आ गया। तेरी मां ने तेरे लिए एक पूरी टोकरी देसी अंडे भेजे हैं। जो भी हो, मुझे वो तुझे देने ही है। बस अभी के लिए इतना ही, मैं पहुंच के कॉल करता हूं। ये कहकर उसने फोन काट दिया। चिन्मो 2 घंटे तक बस फोन को ब्लैंक स्फेयर से देखता रहा। किसी रैंडम जगह तुरंत रूम रेंट पे लेना पॉसिबल नहीं था, लेकिन असली प्रॉब्लम यह थी कि 2 घंटे बाद उसका सेकंड अंकल यहां पहुंचने वाला था। थोड़ी देर सोचने के बाद चिन्मो ने डिसाइड किया कि पहले रेलवे स्टेशन के पास कोई सस्ता सा इन ढूंढता है। वहां वो अपने सेकंड अंकल को रुकवाएगा ताकि वो उसे घर ले जाने की बात ना करे। जब तक अंकल का अरेंजमेंट हो जाता, चिन्मो खुद कहीं भी मैनेज कर लेता। 2 घंटे बाद चिन्मो ने स्टेशन पर अपने सेकंड अंकल को रिसीव किया। जैसे पहले वो फेक नाइकी टी शर्ट पहने हुए था। उसकी बॉडी अभी भी स्ट्रांग थी और अब उसके हाथ पर एक नया टैटू भी था। मिलते ही उसका सेकंड अंकल रुक गया और कंसर्न के साथ बोला, मोमो, क्या हुआ तुझे? किसी से फाइट हुई क्या? चिन्मो झूठ बोलते हुए बोला, बस गिर गया था गलती से। उसका सेकंड अंकल क्लियरली बिलीव नहीं कर रहा था। वो बोला, तू समझता है मुझे भी अपने पेरेंट्स की तरह बेवकूफ बना लेगा? कौन गिरता है और ऐसा लगता है? क्या पिट गया और मान भी नहीं रहा? चिन्मो जानता था कि उसका अंकल दुनिया देख चुका है। उससे बेवकूफ बनाना आसान नहीं होगा। फिर भी वो बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने टॉपिक चेंज कर दिया। चलो पहले आपको रहने की जगह दिखा देता हूं, शाम को मैं आपके साथ दवा लेने चलूंगा। उसका सेकंड अंकल कुछ नहीं बोला, बस उसके साथ चल दिया। मॉल के पास एक जगह पर रूम बुक करने के बाद चिन्मो बोला, आप आज यहीं रुकना, शाम को हम मेडिसिन ले आएंगे, फिर मैं काम पर चला जाऊंगा। प्लीज मेरे पेरेंट्स को मत बताना कि मुझे किसी ने मारा है, वरना वो और टेंशन लेंगे। लेकिन उसका सेकंड अंकल फिर भी पूछने लगा, सच बता, क्या हुआ? किसने मारा तुझे? क्या तू फैमिली से कुछ छुपा रहा है? चिन्मो उदास होकर बेड के किनारे बैठ गया, सिगरेट जलाई और धीरे से बोला, मुझे खुद नहीं पता उन्होंने मुझे क्यों मारा। फिर उसने पूरी कहानी बता दी, कल रात जो कुछ हुआ था सब। आखिर में फिर बोला, प्लीज ये बात मेरे पेरेंट्स को मत बताना, मैं नहीं चाहता वो फिर से टेंशन ले। मेरे पास अभी कुछ पैसे बचे हैं, जब आप वापस जाओ वो पापा को दे देना। उसका सेकंड अंकल कुछ मिनट तक चुपचाप सर झुकाकर स्मोक करता रहा। फिर बोला, उन्हें ढूंढ निकालना और मैं तेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं बताऊंगा। ये कहकर उसने अपनी पॉकेट से और 2000 युआन निकाले और चिन्मो को दे दिए। अपने पैसे अपने पास रख, घर मत भेज। ये और 2000 ले, कोई अच्छा सा रूम ले ले और अपना ख्याल रख। चिन्मो मना करते हुए बोला, सेकंड अंकल, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। लेकिन उसका अंकल कमांड देने वाले टोन में बोला, ले ले, अगर मैं दे रहा हूं तो तू लेगा, ज्यादा बकवास मत कर। आज शाम मैं तेरे डैड के लिए दवा लेने जाऊंगा और तू अपने रहने का अरेंजमेंट कर। पहले अपना घर का प्रॉब्लम सॉल्व कर, फिर रात को साथ में खाना खाएंगे और कल सुबह मैं वापस ट्रेन से चला जाऊंगा। चिन्मो ने गहरी सांस ली। उसे क्लियरली फील हो रहा था कि उसका सेकंड अंकल उसकी कितनी परवाह करता है। वो उसे ज्यादा टेंशन नहीं देना चाहता था। आखिर में उसने प्लान मान लिया। उस दिन शाम को चिन्मो घर ढूंढने निकलेगा और उसका सेकंड अंकल मेडिसिन लेने जाएगा। उसके फादर की किडनी डिजीज काफी सालों से चल रही थी।
और इतने सालों में पूरी फैमिली की सेविंग्स लगभग ट्रीटमेंट में खत्म हो चुकी थी। जब उसके ग्रैंडफादर का देहांत हुआ था तो वो कुछ पैसे छोड़कर गए थे, लगभग 10,000 युआन के आसपास। रूल के हिसाब से वो पैसे चिन्मो और उसके सेकंड अंकल के बीच इक्वली डिवाइड होने चाहिए थे, लेकिन उसके सेकंड अंकल ने एक पैसा भी लेने से मना कर दिया और पूरा पैसा चिन्मो के फादर के ट्रीटमेंट में लगा दिया। चाहे उसका सेकंड अंकल ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और दिन भर इधर उधर घूमता रहता था, लेकिन उसका कैरेक्टर बिल्कुल साफ था। उस दोपहर चिन्मो को एक रियल्टर के थ्रू एक रूम मिला। वो एक 3 बेडरूम 1 लिविंग रूम वाला फ्लैट था जहां लोग शेयर करके रहते थे। सबसे छोटा बेडरूम 700 युआन पर मंथ में अवेलेबल था। लिविंग रूम, बाथरूम और किचन सब शेयर्ड थे। रियल्टर ने बताया कि मास्टर बेडरूम में एक कपल रहता है और सेकंड बेडरूम में एक सिंगल लड़की। घर देखने के बाद चिन्मो को ठीक लगा तो उसने तुरंत 3 महीने का रेंट दे दिया। जब तक सब काम खत्म हुआ तब तक शाम के 4 बज चुके थे। उसके सेकंड अंकल का मैसेज आया। वो मॉल के पास ट्रेन स्टेशन के नियर वेट कर रहा था ताकि दोनों डिनर कर सके। सुबह उसे जल्दी ट्रेन पकड़नी थी। जब चिन्मो निकलने वाला था तब उसकी मुलाकात उस लड़की से हो गई जो उसके साथ फ्लैट शेयर करती थी। वो अभी ऑफिस से आई थी और फॉर्मल क्लोथ्स पहनी हुई थी। उसका शॉर्ट ब्लेजर उसे काफी एलिगेंट बना रहा था। जब वो झुककर शूज चेंज कर रही थी तब चिन्मो की नजर गलती से उसके कॉलर के अंदर चली गई। उसने खुद को समझाया कि उसका इंटेंशन नहीं था, लेकिन सच ये था कि वो लड़की इतनी अट्रैक्टिव थी कि एक बार देखने के बाद नजर हटाना मुश्किल था। प्रॉब्लम ये हो गई कि जब वो सीधी हुई तब भी चिन्मो उसकी तरफ देख रहा था। उस लड़की ने गुस्से से उसे घूरा और नफरत भरी आवाज में बोला, परवर्ट। फिर उसने तुरंत अपना कॉलर पकड़ा और सीधा अपने रूम में चली गई। उस रात चिन्मो ने अपने सेकंड अंकल के साथ डिनर किया और कुछ बियर्स भी पी। वो इतना थक गया था कि अपने नए फ्लैट वापस जाने का मन नहीं हुआ, इसलिए उसने एक छोटे से इन में रूम ले लिया। अगली सुबह अपने सेकंड अंकल को स्टेशन छोड़ने के बाद चिन्मो फिर से डिलीवरी का काम करने लग गया। उसके लिए काम का मतलब ही पैसा था और फिलहाल डिलीवरी ही उसका इकलौता ऑप्शन था। वो रात के 11:30 तक बिजी रहा। उस दिन का लास्ट ऑर्डर देखकर वो थोड़ा सरप्राइज हो गया। ऑर्डर उसी फ्लैट से आया था जहां वो रहता था। कस्टमर का नाम था लेनी फे। जब वो खाना लेकर घर पहुंचा तो मास्टर बेडरूम वाले कपल घर पर नहीं थे। उनके रूम का लाइट बंद था। सेकंड बेडरूम में लाइट ऑन थी और अंदर से टाइपिंग की आवाज आ रही थी। चिन्मो ने अपनी जैकेट उतारकर रूम में फेंक दी और खाना लेकर उस लड़की के डोर पर गया। उसने हल्का सा नॉक किया। डोर खुला। लड़की अब होम क्लोथ्स में थी। जैसे ही उसने चिन्मो को देखा उसका एक्सप्रेशन तुरंत खराब हो गया। उसने इंस्टिंक्टिवली अपना कॉलर कवर किया और डिस्गस्ट भरी टोन में बोला, क्या है? चिन्मो कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसने बैग उसके हाथ से झटके से छीन लिया और अगले ही सेकंड उसने पूरा खाना दरवाजे के पास डस्टबिन में फेंक दिया। बैग में सूप भी था। जब उसने झटका दिया तो थोड़ा सूप चिन्मो के जीन्स पर गिर गया। सूप इतना गर्म था कि उसे दर्द हुआ, लेकिन उस लड़की ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो बस पीछे हटी और जोर से डोर बंद कर दिया। चिन्मो वहां खड़ा रह गया, बिल्कुल कंफ्यूज्ड और हेल्पलेस। सिर्फ सिर हिलाकर वो अपने रूम में वापस चला गया। थोड़ी देर बाद उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया, ऑर्डर का फीडबैक। वो एक बैड रिव्यू था। रीजन लिखा था, तुमने मेरा खाना किसी और को क्यों दे दिया? तुम इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? चिन्मो स्क्रीन को घूरता रह गया। उसे सब कुछ बिल्कुल बेकार और अपसर्ड लगा। एक बैड रिव्यू का मतलब था उसकी सैलरी से सीधा 300 युआन का कट। वो सुबह से रात तक जान तोड़ मेहनत करे, तब भी एक दिन में 300 युआन मुश्किल से कमाता था। और यहाँ पूरा दिन कुत्ते की तरह काम करने के बाद एक ही बैड रिव्यू ने उसे वापस जीरो पर ला दिया। बेड के किनारे बैठकर सिगरेट पीते हुए चिन्मो बस अपनी बेकार जिंदगी पर सांस भरकर रह गया। टाइम बीतता गया। वेंसडे के दिन दोपहर के आसपास अचानक उसके सेकंड अंकल का कॉल आया। पहले तो उसे लगा घर की बात होगी। उसने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक साइड में लगाई और बोला, सेकंड अंकल, क्या हुआ? मैं अभी डिलीवरीज के बीच में हूं, बाद में कॉल कर लूं? उसका सेकंड अंकल बोला, मैं चिंग रोड और रेनमैन रोड के इंटरसेक्शन पर तेरा वेट कर रहा हूं। ये डिलीवरी फिनिश कर और नए ऑर्डर्स लेना बंद करके सीधा यहां आ जा। चिन्मो को लगा शायद उसने गलत सुना। आप कहां हो? सेकंड अंकल बोला, लिटिल गार्डन, वही जगह जहां तूने बोला था एक्सीडेंट हुआ था। आ और मुझे एग्जैक्ट दिखा कहां रेंज रोवर ने तुझे हिट किया। तुम क्या करने वाले हो? चिन्मो को तुरंत समझ आ गया कि उसका सेकंड अंकल कुछ करने वाला है। तुम तो घर वापस चले गए थे ना, फिर कुनमिंग वापस क्यों आए? सेकंड अंकल बोला, मैं तेरा हिसाब सेटल करने आया हूं। तू आना चाहे तो आ, वरना मैं कैमरा से फुटेज निकलवा लूंगा। बस थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। चिन्मो बिल्कुल चुप हो गया। उसे पता था उसका सेकंड अंकल कैसा इंसान है। रुको, मैं आ रहा हूं, वहां मिलते हैं। आधा घंटा बाद चिन्मो सच में लिटिल गार्डन के पास उससे मिलने पहुंच गया।
उसका सेकंड अंकल रोड के किनारे स्क्वाट करके बैठा था और आसपास के सीसीटीवी कैमरास को देख रहा था। चिन्मो को समझ नहीं आ रहा था उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे ही उसने चिन्मो को देखा, उसने उसे एक सिगरेट दी और पूछा, एग्जैक्टली कहाँ हिट हुआ था? चिन्मो ने करेक्ट किया, मुझे हिट नहीं किया था, रेंज रोवर टर्न ले रही थी और मैं उससे टकरा गया था। उसका सेकंड अंकल गाली देते हुए बोला, कौन नहीं जानता कि टर्न लेने वाली गाड़ी को सीधा आने वाली ट्रैफिक को रास्ता देना होता है, बस डायरेक्शन बता। चिन्मो ने रोड के उस पार इशारा करके कहा, वहां। फिर बोला, सेकंड अंकल रहने दो ना, हम यहां के नहीं हैं, जितना दूर रहे उतना अच्छा है। उसका सेकंड अंकल आधी जली सिगरेट जमीन पर फेंक कर पैर से कुचल दिया। फिर बोला, समझ गया, जब उस रेंज रोवर का नंबर मिल जाएगा मैं उन लोगों को भी ढूंढ निकालूंगा जिन्होंने तुझे मारा। तू अपना काम कर। ये कहकर वो बिना पीछे देखे चल दिया। चिन्मो ने पीछे से आवाज लगाई, सेकंड अंकल, मैं पेरिस कॉम्प्लेक्स में रह रहा हूं, आज रात आओगे? बिना मुड़े उसने जवाब दिया, नहीं रुकूंगा, मेरी चिंता मत कर। चिन्मो बस उसे भीड़ में गायब होता देखता रह गया। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसका सेकंड अंकल नहीं जानता था कि वो लोग कितने डेंजरस हैं। रेंज रोवर चलाना, गुची बैग्स यूज करना, ये सब दिखाता था कि वो लोग पावरफुल और पैसे वाले हैं। ऐसे लोगों के पीछे पड़ना मतलब खुद मुसीबत बुलाना। लेकिन चिन्मो जानता था कि वो अपने सेकंड अंकल को नहीं रोक सकता। अब वो बस टेंशन ले सकता था और कुछ नहीं। 3 दिन बाद रात को चिन्मो को फिर उसके सेकंड अंकल का कॉल आया, 30 मिनट के अंदर सेंट्री सिटी के पार्किंग लॉट में आ जा, मैं यहीं वेट कर रहा हूं। जब चिन्मो वहां पहुंचा, उसने देखा कि उसका सेकंड अंकल एक कोने में फ्लावर बेड के पास चुपचाप बैठा है और थोड़ा सा आगे वही व्हाइट रेंज रोवर खड़ी थी। उसके साइड पर वो स्क्रैच मार्क्स अभी भी थे। चिन्मो सच में शॉक हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सेकंड अंकल ने इतनी जल्दी उस गाड़ी को कैसे ढूंढ लिया। बेचैन होकर उसने तुरंत कहा, सेकंड अंकल रहने दो ना, इससे और बड़ा मत बनाओ, चिन्मो ने कहा। लेकिन उसका सेकंड अंकल सीधी आवाज में बोला, नहीं, आज रात इसका हिसाब बराबर करेंगे। चिन्मो ने आसपास देखा। रात के 8 के बाद भी जगह काफी क्राउडेड थी। ये बिल्कुल भी सही जगह नहीं थी किसी से बदला लेने के लिए। उसके सेकंड अंकल ने उसे एक महंगी सिगरेट्स का पैकेट दिया और पास खड़ी एक ब्लैक संताना की तरफ इशारा करके बोला, अंदर बैठ, शांत रहे और वेट कर। जैसे ही चिन्मो कार में बैठा, उसकी नर्वसनेस और बढ़ गई। वो संताना कम से कम 10 साल पुरानी थी और काफी टूटी फूटी थी। ड्राइवर सीट के पास एक स्टील पाइप सीधा खड़ा था, जिसका एक एंड बैंडेज से लपेटा हुआ था। क्लियरली आज रात के लिए रेडी किया गया वेपन। चिन्मो बिल्कुल काम नहीं हो पा रहा था। हाँ, उसे उन लोगों से नफरत थी जो उसे मार के गए थे, लेकिन सच में किसी को वापस मारना, ये सोचकर ही वो डर रहा था। उसने फिर से अपने सेकंड अंकल को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। चिन्मो की बात जैसे हवा में ही रह गई। लगभग 9:15 बजे उनका टारगेट फाइनली आ गया। वही आदमी जो उस रात चिन्मो को मार के गया था, और साथ में थी शिन्योचू। दोनों साइड बाय साइड रेंज रोवर की तरफ चल रहे थे। शिन्योचू के हाथ में फिर से गुची बैग था, लेकिन वो वाला नहीं जो उस रात था। वो आदमी ड्राइवर साइड पर गया और डोर खोला। सेकंड अंकल ने ठंडी आवाज में पूछा, यही दोनों? चिन्मो बोला, छोड़ दो ना। सेकंड अंकल थोड़ा इरिटेट होकर बोला, बकवास बंद कर, सीधा हाँ या ना बोल। चिन्मो ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, हाँ। सेकंड अंकल ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी नजर रेंज रोवर पर टिकी रही। रेंज रोवर स्टार्ट हुई और धीरे से पार्किंग से निकली। सेकंड अंकल ने भी संताना स्टार्ट की और उसके पीछे लग गए। पूरी ड्राइव के दौरान चिन्मो का टेंशन पीक पर था। उसे अच्छी तरह पता था कि उसका सेकंड अंकल क्या कर सकता है। रेंज रोवर आगे बढ़ती गई, कई टर्न्स लिए। सेकंड रिंग रोड से निकलकर एक रिलेटिवली सूना सा रोड पकड़ लिया। बस यही मौका था। सेकंड अंकल ने अचानक स्पीड बढ़ाई, रेंज रोवर को ओवरटेक किया और स्टीयरिंग जोर से घुमा दी। उसने गाड़ी को तेज से काटकर उसके सामने लगा दी और ब्रेक मार दी। संताना रोड के बीच में एंगल में खड़ी हो गई, पूरी तरह से रेंज रोवर का रास्ता ब्लॉक कर दिया। सच कहे तो रेंज रोवर की ब्रेकिंग अच्छी थी, वरना किसी और गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता। गाड़ी रुकने के बाद सेकंड अंकल तुरंत बाहर नहीं निकला। आराम से उसने सिर झुकाकर सिगरेट जलाई। रेंज रोवर का ड्राइवर, वही आदमी, गुस्से में बाहर निकला। वो सीधा संताना के ड्राइवर डोर के पास आया और जोर से किक मारी। गाड़ी चलानी आती भी है या नहीं? वो गाड़ी देते हुए चिल्लाया। सेकंड अंकल ने सिगरेट होठों में दबाई, राइट हैंड में स्टील पाइप पकड़ा, लेफ्ट हैंड से डोर अनलॉक किया और अचानक डोर जोर से खोला। बाहर खड़ा आदमी सीधा डोर से टकरा गया और पीछे हिल गया। सेकंड अंकल बिना एक शब्द बोले बाहर निकला। उसने सीधा स्टील पाइप उस आदमी के सर पर घुमा दिया।
आदमी ने इंस्टिंक्टिवली अपना हाथ उठाकर ब्लॉक किया, लेकिन उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। सेकंड अंकल ने उसके पेट पर जोर से किक मारी। वो 2 कदम पीछे गया और फुटपाथ से टकराकर गिर गया। सेकंड अंकल का प्रेजेंस इतना हैवी था कि आदमी बिल्कुल डर गया। जमीन पर पड़े हुए उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अभी तक जो एटीट्यूड था वो बिल्कुल गायब हो चुका था। शिन्यूचू पैसेंजर साइड से बाहर आई और जल्दी से उस आदमी के पास गई। वो झुककर पूछने लगी, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? फिर उसने सिर उठाया, सेकंड अंकल की तरफ देखा और गुस्से में बोली, तुम क्या कर रहे हो? लोगों को क्यों मार रहे हो? उसके सेकंड अंकल ने सिगरेट को अपने लेफ्ट हैंड की उंगलियों के बीच पकड़ा, पीछे मुड़े बिना ही बोला, मोमो इधर आ, बता इसे कैसे हैंडल करना है। चिन्मो कांपते हुए उसके पास आया और धीरे से बोला, सेकंड अंकल रहने दो, इससे ऑलरेडी मार लग चुकी है, चलो यहां से। शिन्यूचू ने पूछा, तुम लोग कौन हो? उसने चिन्मो को पहचाना ही नहीं। सोचा जाए तो यह नॉर्मल था। उस रात बारिश हो रही थी, रात भी काफी हो चुकी थी और चिन्मो डिलीवरी यूनिफॉर्म, हेलमेट और बाइक पर था। उसका याद न रहना नेचुरल था, लेकिन इस वक्त वो दोनों को घबराहट के साथ देखकर बोली, तुम लोग चाहते क्या हो? सेकंड अंकल ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसने सिगरेट का एक और ड्रैग लिया, फिर उसे जमीन पर फेंका, स्टील पाइप पकड़ा और धीरे से झुक गया। पाइप का नीचे वाला हिस्सा उस आदमी यानी शिन्यू के साथी की थाई पर दबा दिया। चिन्मो समझ गया कि वो जानबूझकर जोर लगा रहा है। आदमी का चेहरा दर्द से टेढ़ा हो गया, लेकिन वो चीखा नहीं, काफी टफ था। उसका चेहरा देखकर सेकंड अंकल थोड़ा सैटिस्फाई लग रहा था। वो बोला, तुमने मोमो को मारा और उसका फोन तोड़ा, अब सीधा डील करता हूं। 5000 युआन अभी ट्रांसफर करो। पैसा दिया, बात खत्म। फिर ठंडी हंसी के साथ बोला, अगर नहीं दिया तो आज रात यहां से ठीक ठाक नहीं जा पाओगे। शिन्यूचू क्लियरली डर गई थी। उसने तुरंत अपना बैग खोला और ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज उसे मत मारो, मैं पैसे देती हूं। उसने बैग से कैश निकाला और बिना गिने सीधा उसके सेकंड अंकल को दे दिया। मुझे नहीं पता कितना है, सब ले लो। सेकंड अंकल ने एक नजर डाली और बोला, ठीक है, फिलहाल के लिए इनफ है, चलो मान लेते हैं, बात खत्म। पैसे होने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी को बुली करो, याद रखना। अगर फिर भी प्रॉब्लम है मुझे ढूंढ लेना, मेरा नंबर याद रख, 1356778899। कोई दिक्कत हो तो कॉल करना। ये कहकर उसने स्टील पाइप साइड में रखा और चिन्मो से बोला, मोमो चलो, अगर दोबारा तुझे तंग किया तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। चिन्मो अभी भी थोड़ा शॉक में था। यही उसके सेकंड अंकल का तरीका था काम करने का। जब वो जाने लगा, उसने छुपकर 2 बार शिन्यूचू की तरफ देखा। वो सच में बहुत खूबसूरत थी, इतनी कि कुछ पल के लिए वो शब्द ही नहीं ढूंढ पाया। और जब चिन्मो उसे देख रहा था, वो भी उसे देख रही थी। जैसे ही दोनों की नजर मिली, चिन्मो को शर्म आ गई और उसने तुरंत नजर हटा ली। फिर वो कार में बैठ गया। सेकंड अंकल ने उसकी टेंशन नोटिस की, थोड़ी इरिटेटेड टोन में बोला, क्या हुआ, अब डर लग रहा है, हिम्मत हार गया? इंसान ही तो है सब, 2 कंधे एक सर, डर किस बात का? अगर आदमी है तो सामने खड़ा हो और वापस लड़। सच ये था कि चिन्मो थक चुका था। कुनमिंग में इतने सालों से स्ट्रगल करते हुए वो हमेशा एक आउटसाइडर की तरह जीता रहा था। ना उससे झगड़े चाहिए थे, ना लड़ाई। उसे बस अपना काम करना था, पैसे कमाने थे, घर भेजने थे और एक दिन इतना सेव करना था कि वो अपने फादर का किडनी ट्रांसप्लांट करा सके। चिन्मो चुप रहा तो उसका सेकंड अंकल थोड़ा सॉफ्ट हुआ। चल इतना उदास मत हो, बड़ी बात नहीं है। अगर वो फिर से आया तो मैं फिर हैंडल करूंगा, जब तक वो सीख नहीं लेता। नेक्स्ट इंटरसेक्शन पर उतर जाना, ये पैसे रख और संभाल के यूज कर। मैं कुछ दिन कुनमिंग में ही हूं, कुछ भी हो मुझे कॉल करना। ये कहकर उसने बिना पूछे ही सारे पैसे चिन्मो के हाथ में थमा दिए। चिन्मो जानता था उसके फादर के ट्रीटमेंट में इतना पैसा लग रहा था कि चिन्मो ने फॉर्मली मना करने का ड्रामा भी नहीं किया। टोटल मिलाकर थोड़ा सा 6000 युआन से ज्यादा था। उसने सब पैसे रख लिए और पूछा, आप घर नहीं जा रहे, फिर कुनमिंग में क्या कर रहे हैं? सेकंड अंकल ने बस इतना कहा, तू उसकी टेंशन मत ले, बस इतना समझ ले, मैं फूड डिलीवरी नहीं कर रहा। एक बात याद रख, अगर वो आदमी दोबारा तुझे तंग करे तो सीधा वापस मारना, डरना मत। चिन्मो और उसका सेकंड अंकल हमेशा अलग तरीके से जीते आए थे। इंटरसेक्शन पर उतरने के बाद चिन्मो अकेले रात के शहर में घूमता रहा। उसकी पॉकेट में हजारों युआन थे, लेकिन उसे लग रहा था कि ये पैसे बहुत आसानी से मिल गए हैं, इतनी आसानी से कि उसे अनईजी फील हो रहा था। एक पल के लिए उसने सोचा, क्या शिन्यूचू को कांटेक्ट करके पैसे वापस कर दे और समझा दे कि सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। उसे पता था कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है, क्योंकि वो एक सिंपल गरीब आदमी है जो ऐसे पंगे अफोर्ड नहीं कर सकता। और एक और वजह भी थी, उसके दिल के एक कोने में यह भी था कि शायद ये एक चांस हो शिन्यूचू को जानने का, या कम से कम उसके नजरों में गलत इमेज ना बने।
लेकिन अगले ही पल उसने खुद पर ही हंस दिया। मैं और वो, इतनी खूबसूरत लड़की, एक तरह से गॉडेस जैसी, वो मुझे क्यों नोटिस करेगी? ये सोचकर उसने खुद पर ही कड़वी सी हंसी हंसी। पेरिस स्प्रिंग कॉम्प्लेक्स के गेट पर चिन्मो ने रोड साइड स्टॉल से 2 ग्रिल्ड चिकन विंग्स खरीदे। वो फुटपाथ पर बैठकर खाने लगा। एक स्ट्रे डॉग धीरे धीरे पास आया उसके फेंके हुए बोन्स के लिए। जैसे ही चिन्मो ने उसकी तरफ देखा, वो डर के पीछे हट गया। चिन्मो ने अपने हाथ के विंग्स के टिप्स तोड़कर उसकी तरफ फेंके। डॉग ने पहले स्मेल किया, फिर जल्दी से खा लिया। थोड़ा थोड़ा करके वो और पास आने लगा। आखिर में उसने डरना बंद कर दिया और उसके पास ही बैठकर बोन्स खाने लगा। उस पल चिन्मो को एक अजीब सी फीलिंग आई। इस अनजान शहर में वो और वो स्ट्रे डॉग एक जैसे ही थे। दोनों भटक रहे थे। दोनों सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए संभल संभल कर जी रहे थे। घर आकर चिन्मो ने देखा बाथरूम बिजी है, तो वो बालकनी में जाकर सिगरेट पीने लगा। जब वापस आया तब उसकी मुलाकात लिनी फे से हो गई, जो बाथरूम से टॉवल में बाहर आ रही थी। जैसे ही उनकी नजर मिली, उसने फिर से उसे गुस्से से घूरा। चिन्मो को समझ नहीं आ रहा था वो हर बार ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। सिर्फ एक बार गलती से उसने देख लिया था, वो भी जानबूझकर नहीं। क्या इतनी बड़ी बात थी कि वो इतना इशू बना रही है? अगली सुबह चिन्मो ने थोड़ा रिलैक्स किया और लेट उठ गया। फिर उसने डिलीवरी ऐप खोला और ऑर्डर्स लेने लगा। पहला ही ऑर्डर काफी बड़ा था, 40 बॉक्स मील्स, डेस्टिनेशन किटी इंटरनेशनल होटल। पहले तो उसे लगा शायद कोई MLM या ट्रेनिंग सेशन चल रहा होगा, लेकिन होटल के गेट पर सिक्योरिटी ने उसे रोका और बोला कि डिलीवरी अंदर अलाउड नहीं है, कस्टमर को नीचे आकर लेना पड़ेगा। मजबूरन चिन्मो ने कस्टमर को कॉल किया। एक लड़की ने फोन उठाया। उसने कहा फोन गार्ड को दे दो। चिन्मो को नहीं पता उसने क्या कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद गार्ड ने फोन वापस दिया और बोला स्टाफ एलिवेटर से जाओ और 29th फ्लोर के कॉन्फ्रेंस रूम में डायरेक्टली डिलीवर करो। पहली ट्रिप में चिन्मो सिर्फ 20 बॉक्सेस ऊपर ले गया और बाकी अपनी बाइक पर छोड़ दिए। उसने गार्ड से बोला कि थोड़ा ध्यान रख ले। कॉन्फ्रेंस रूम में सिर्फ एक लड़की थी जिसने ऑर्डर प्लेस किया था। उसने कहा बस यहां टेबल पर रख दो। चिन्मो ने खाना रख दिया और नीचे बाकी लेने चला गया। लेकिन जब वो दूसरी बार खाना लेकर वापस कॉन्फ्रेंस रूम में आया, बिल्कुल स्टन हो गया। शाइनी यूचू वहां बीच में खड़ी थी। जैसे ही उनकी नजर मिली, चिन्मो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो वहीं थी और सीधा उसकी तरफ देख रही थी। उसी वक्त एक आदमी ने एक मील बॉक्स खोला और उसे रिस्पेक्ट के साथ दिया। प्रेसिडेंट शैन, आपने मीटिंग में बहुत मेहनत की, पहले आप खा लीजिए। शाइनी यूचू ने मील लिया और पोलाइटली थैंक यू बोला। चिन्मो के सर में झटका सा लग गया। कल ही तो उसने और उसके सेकंड अंकल ने उसके बॉयफ्रेंड को मारा था और आज वो उसके एरिया में खाना डिलीवर कर रहा है। क्या ये सीधा जाल में फंसना नहीं था? उसने जल्दी से बाकी बॉक्सेस रख दिए और ऑर्डर वाली लड़की से बोला, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, प्लीज एंजॉय। ये बोलते ही वो तुरंत मुड़ गया और ऑलमोस्ट भागते हुए लिफ्ट में घुस गया। उसका बस एक ही गोल था, जितनी जल्दी हो सके होटल से निकलना। लिफ्ट सीधा 29th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक बिना रुके नीचे आई। चिन्मो नंबर्स देखता हुआ वेट करता रहा। जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी और डोर्स खुले, वो जम गया। बाहर कम से कम 4 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। चिन्मो ने खुद को काम दिखाने की कोशिश की, सर झुकाकर निकलने लगा, लेकिन 2 गार्ड्स ने तुरंत उसका रास्ता रोक लिया। एक बोला, हमारे साथ चलो। चिन्मो ने कहा, किस लिए? आप गलत इंसान पकड़ रहे हो। गार्ड गुस्से में बोला, ज्यादा बकवास मत कर। लीडर जैसा लगने वाला गार्ड बोला, इसे ले जाओ। चिन्मो जोर से चिल्लाया, किस बेसिस पर? तुम सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स हो, तुम्हें मेरी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट करने का कोई राइट नहीं है। उसके चिल्लाने पर लॉबी के लोग देखने लगे, लेकिन मैनेजर ने तुरंत सिचुएशन हैंडल की। स्माइल के साथ बोला, हमें खेद है डिस्टर्बेंस के लिए। एक गेस्ट का वैल्यूएबल आइटम मिसिंग है और शक है कि डिलीवरी बॉय ने चोरी की है। हमने सस्पेक्ट को डिटेन कर लिया है और पुलिस को देने वाले हैं। डिलीवरी वालों में आजकल ऐसे लोग भी होते हैं। लोग तुरंत बातें करने लगे। डिलीवरी वालों का स्टैंडर्ड गिर गया है। खाना खाते हैं, थूक देते हैं, अब चोरी भी। अब कौन ऑर्डर करेगा? चिन्मो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि वो फंसाया जा रहा है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। लोग बस उसे घूरते रहे और कुछ लोग वीडियो बनाने लगे, लेकिन गार्ड्स ने उसे पुलिस स्टेशन नहीं लेके गए। उसे एक रूम में ले जाकर जबरदस्ती बिठा दिया। उसका फोन ले लिया और उसे चेयर पर दबाकर बिठा दिया। जब चिन्मो को कंट्रोल कर लिया गया, मोटा गार्ड बोला, तुम दोनों जाओ और काम निपटाओ, मैं और श्याओ झांग यहां इस पर नजर रखेंगे। बाकी 2 गार्ड्स खुश नहीं थे। उन्होंने कहा, तुम क्यों नहीं जाते, हम यहां रुक जाते हैं। मोटा गार्ड तुरंत गाली देते हुए बोला, मैंने बोला ना जाओ तो जाओ, ज्यादा बकवास मत करो। मजबूरी में वो दोनों निकल गए। मोटे गार्ड ने अपनी कैप उतारकर साइड में फेंकी और बेड पर लेट गया। दूसरे गार्ड से बोला, एक सिगरेट दे। यार ऐसे लेटने में ही मजा है। चिन्मो गुस्से में बोला, मुझे छोड़ो, ये इल्लीगल डिटेंशन है, तुम लोग कानून तोड़ रहे हो। मोटा गार्ड ठंडी आवाज में बोला, चुप रह, मुझे फर्क नहीं पड़ता इल्लीगल क्या होता है। मैं वही करता हूं जो बॉस बोलता है। अगर ज्यादा चिल्लाया और मेरी नींद खराब की,
उसने अपने पांव की तरफ इशारा किया। ये जो मोजे हैं ना, 1 हफ्ते से नहीं धोए, सीधा तेरे मुंह में ठूस दूंगा। ये धमकी सुनकर, वो धमकी काफी थी, चिन्मो इतना डर गया कि उसने एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। उसे सच में लग रहा था कि वो गार्ड वैसे ही करेगा जैसे कह रहा है। 2 गार्ड बेड पर लेटकर सिगरेट पीते रहे। चिन्मो चुपचाप बैठा रहा, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे बिल्कुल नहीं पता आगे क्या होने वाला है या कौन आने वाला है। कुछ देर बाद दोनों गार्ड्स वहीं सोते हुए सो गए। चिन्मो ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ और पैर चेयर से बंधे हुए थे। जितनी भी कोशिश की सब बेकार गई। शायद 3-4 घंटे बीत गए, फिर अचानक दरवाजा खुला। आवाज सुनते ही दोनों गार्ड्स उठकर सीधे खड़े हो गए। रूम में शाइनी यूचू एंटर हुई, उसके पीछे 5 लोग और थे। उनमें से एक वो लड़की थी जिसने ऑर्डर प्लेस किया था, एक लॉबी मैनेजर और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स। जैसे ही गार्ड्स ने शाइनी यूचू को देखा, तुरंत रिस्पेक्ट से बोले, प्रेसिडेंट शैन। शाइनी यूचू ने भाव चढ़ाकर पूछा, इसे बांध क्यों रखा है? लॉबी मैनेजर ने तुरंत मोटे गार्ड को घूरा और डांटा, किसने बोला था इसे बांधने को? अभी के अभी खोलो। जब चिन्मो को खोला गया, शाइनी यूचू ने सबको ऑर्डर दिया, सब लोग बाहर जाओ, मेरी परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं आएगा। लॉबी मैनेजर चमचागिरी करने लगा, प्रेसिडेंट शैन, मैं। लेकिन उसकी टोन इतनी स्ट्रिक्ट थी कि किसी ने और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। सब लोग एक एक करके ऑकवर्डली रूम से बाहर निकल गए। शाइनी यूचू ने चिन्मो की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा यू के साथ क्या प्रॉब्लम है? कल तुमने इतनी बुरी तरह क्यों मारा? तब चिन्मो को पता चला उस आदमी का नाम यू है। चिन्मो ने सीधा जवाब दिया, ड्रामा करने की जरूरत है? तुम्हें नहीं पता क्यों मारा गया? शाइनी यूचू ने थोड़ी सुपीरियॉरिटी वाली टोन में कहा, तुम लोगों को लगता है रोज लड़ना ही सल्यूशन है, बैठ के बात नहीं कर सकते? आज तुम उसे मारते हो, कल वो तुम्हें मारेगा, इससे क्या सॉल्व होता है? मुझे पता है यू का टेम्पर थोड़ा एरोगेंट है, लेकिन इतनी छोटी बात पर तुम लोग ऐसे लड़ते हो, समझ नहीं आता। तब चिन्मो को समझ आया, शाइनी यूचू उसे एक स्ट्रीट थग समझ रही है। उसने सीधा पूछा, तुम मेरी बात सुनोगी? लेकिन शाइनी यूचू ने सीधा मना कर दिया, मैंने तुम्हें यहां सिर्फ एक बात कहने के लिए रोका है, रात में मेरे रास्ते में आना बंद करो। अगर पैसे चाहिए सीधा मांग लो, उसे तंग मत करो। ये सुनकर चिन्मो का गुस्सा फट गया, तुमने मुझे 3-4 घंटे यहां बांध के रखा, मेरा पूरा काम खराब कर दिया सिर्फ ये बकवास बोलने के लिए। शाइनी यूचू ने जवाब दिया, तो और क्या बोलूं? चिन्मो का गुस्सा और बढ़ गया। अच्छा, तुमने अपनी बात कह दी, अब मेरी सुनो। जो पहला बॉक्स मील मैं आज डिलीवर करके गया था, वो तुमने खाया ना? मैं तुम्हें बता देता हूं, मैं उसमें से पहले ही कई बाइट्स ले चुका हूं। जो तुमने खाया वो मेरा लेफ्ट ओवर था, मैं उसमें थूक भी चुका था। शाइनी यूचू की आंखें शौक से खुल गई। अगला ही सेकंड उसने अपना मुंह बंद किया और सीधा वॉशरूम की तरफ भागी। चिन्मो को अंदर से एक अजीब सा सैटिस्फैक्शन मिला। उसने अपना फोन उठाया और फुल एटीट्यूड के साथ रूम से बाहर निकल गया। बाहर लॉबी मैनेजर और गार्ड्स खड़े थे, सब उसे अजीब नजर से देख रहे थे, लेकिन चिन्मो को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ऐसे वॉक कर रहा था जैसे पूरा होटल उसका हो। जितना वो इस बारे में सोचता, उतना ही उसे अच्छा लग रहा था, और वो सीधा होटल से बाहर निकल गया। उस वक्त डिनर रश स्टार्ट हो रहा था। वो प्लान कर रहा था कि वापस डिलीवरी ऑर्डर्स लेने लगे, लेकिन पता चला कि उसका अकाउंट पहले ही सस्पेंड हो चुका था। उसने कस्टमर सर्विस से कांटेक्ट किया पूछने के लिए कि क्या चल रहा है, और उन्होंने बताया कि शायद वो किसी थेफ्ट केस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसका कुरियर स्टेटस टेम्परेरीली रिवोक कर दिया गया है। सीधी भाषा में बोले तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। चुनमो को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने आखिर किसको ऑफेंड कर दिया। क्या फूड डिलीवर करना ऑलरेडी इनफ मुश्किल नहीं था? आखिर में वो बिना वजह इन लोगों के साथ एक बड़ा झगड़े में फंस गया। गुस्से में उसने मुड़कर किटी इंटरनेशनल होटल की तरफ देखा, एक तीखी नजर डाली और जमीन पर जोर से थूक दिया। अगला ही सेकंड होटल के सिक्योरिटी गार्ड्स भागते हुए बाहर आए और चिल्लाए, पकड़ो उसे, भागने मत दो। उसने सिर्फ एक बार थूका था और वो लोग उसे पकड़ने के लिए पीछे पड़ गए। चुनमो तुरंत मुड़कर भागा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाया। गेट के पास खड़े एक गार्ड ने उसे जोर से लात मारी और वो जमीन पर गिर गया। उसके बाद बाकी सब गार्ड्स उस पर टूट पड़े और उसे दबा दिया। इस बार वो चुनमो को होटल के अंदर नहीं ले गए, सीधा उसे एक ब्यूइक वैन में ढकेल दिया गया। शिन यूचू सेकंड रो के लेफ्ट सीट पर बैठ गया। चुनमो जिसके हाथ और पैर बंधे हुए थे, उसे राइट सीट पर फेंका गया। ये देखकर कि वो स्ट्रगल ना करे, उन्होंने उसके बॉडी के अराउंड 2 और रस्सी के चक्कर लगा दिए। 2 गार्ड्स थर्ड रो में बैठे और एक फ्रंट सीट पर। चुनमो तुरंत टेंस हो गया। उसने शिन यूचू की तरफ मुड़कर पूछा, तुम लोग क्या करने वाले हो? मैंने बस तुम्हारा थोड़ा सा लंच खाया था, क्या तुम सच में मुझे मार दोगे उसके लिए? चुप रहो। शिन यूचू ने घिन से उसकी तरफ देखा। अगर तुमने लंच का जिक्र फिर से किया तो मैं अभी के अभी तुम्हें गाड़ी से बाहर फेंकवा दूंगा। ठीक है, नहीं बोलूंगा, लेकिन कम से कम बताओ तो सही, मुझे ले कहां जा रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरी जॉब भी चली गई। शिन यूचू ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, तुम्हारी जॉब से मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर युहाओ को कुछ हुआ तो मैं इंश्योर करूंगा कि तुम कोर्ट तक पहुंचो। रुको, चुनमो ने जल्दी से पूछा, युहाओ तुम्हारा क्या लगता है, और उसके साथ जो भी होगा उसका मुझसे क्या रिलेशन है? युहाओ मेरा छोटा भाई है, मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ हो।
ये सुनते ही चुनमो के अंदर एक अजीब सी फीलिंग आई। तुम्हारा भाई हर्ट हो या ना हो, उसका मुझसे क्या लेना देना। युहाओ तुम्हारे फ्रेंड ने किडनैप किया है, मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं एक्सचेंज के लिए। चुनमो शौक में उसकी तरफ देखने लगा। मतलब तुम्हारा भाई किडनैप हो गया है और तुम मुझे उसके बदले में यूज कर रहे हो, और मेरा फ्रेंड इतना डेंजरस है, मुझे तो पता ही नहीं। शिन यूचू ने शांत रहकर कहा, कल रात वाला आदमी। चुनमो का दिल जोर से धड़कने लगा। कल रात वाला? सेकंड अंकल? उसका दिमाग घूम गया। कल रात तो सब सेटल हो गया था, फिर उसके सेकंड अंकल ने दोबारा ये सब क्यों किया? क्या शिन यू जैसे रिच आदमी को इतना आसान समझा गया? चुनमो अब कुछ समझ नहीं पा रहा था और डर के मारे ज्यादा पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई। गाड़ी ज्यादातर चुपचाप चली, डाउनटाउन से निकलकर ईस्टर्न थर्ड रिंग के आउटस्कर्ट्स तक। आखिर में वो एक पुराने टूटे फूटे वेयरहाउस पर पहुंचे। वहां एक और ब्यूइक वैन खड़ी थी। चुनमो का सेकंड अंकल संताना भी वहीं था। दो गाड़ियों के बीच एक टेबल बनाया गया था। असल में दो पुराने टायरों के ऊपर एक लकड़ी का बोर्ड रख दिया गया था। उस पर कुछ कैन्स और खाना पड़ा था और आसपास कई खाली बियर बॉटल्स बिखरी हुई थी। चुनमो का सेकंड अंकल एक साइड अकेले बैठा था। दूसरी तरफ शिन यूहाओ और कुछ लोग बैठे थे। सबके चेहरे पर मार के निशान थे, सूजे हुए, थके हुए। शिन यूहाओ भी इससे बचा नहीं था। जैसे ही शिन यूचू ने यह देखा, सीन देखते ही वो और बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो गाड़ी से कूदकर सीधा टेबल की तरफ भागी। तुम्हारी इतनी बुरी हालत किसने की? किसने मारा तुम्हें? बोलते बोलते उसकी नजर चुनमो के सेकंड अंकल पर जा टिक गई, लेकिन उसके सेकंड अंकल ने शिन यूचू की तरफ देखा तक नहीं। मोटा सिक्योरिटी गार्ड ने चुनमो को वैन से लात मार के नीचे गिरा दिया, फिर दो और गार्ड्स ने उसे जमीन से उठा लिया। मोटा गार्ड चीखा, अभी के अभी हमारे यंग मास्टर को छोड़ दो, वरना हम इस हॉस्टेज को मार देंगे। ये देखकर चुनमो का सेकंड अंकल थोड़ा शॉक्ड लग रहा था। उसकी भौएं सिकुड़ गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपना ग्लास रखा और खड़ा हो गया। ये सब क्या मतलब है? शिन यूचू ने सीधा उसकी तरफ देखकर कहा, क्या तुमने मेरे भाई को इस हाल में मारा है? कल रात हमने डिसाइड नहीं किया था कि बात यहीं खत्म होगी? फिर तुम लोग अब क्या करना चाहते हो? बस करो। शिन यूहाओ धीरे से खड़ा हो गया, सिर झुकाए हुए। ये उनकी गलती नहीं है, मेरी है। हम 5 मिलकर भी इसे नहीं हरा पाए। मुझे जो मिला डिजर्व करता हूं। अगर चुनमो ने अपने कानों से नहीं सुना होता तो वो कभी यकीन नहीं करता। शिन यूहाओ के साथ 4 आदमी साइज में बड़े थे, फिर भी सब चुनमो के सेकंड अंकल से बुरी तरह पिटे थे। इतना कि उन्होंने पूरी तरह से मान लिया था। शिन यूचू ने आंखों में दर्द के साथ हाथ उठाया और जेंटली शिन यूहाओ के सूजी हुए चेहरे को छुआ। दर्द हो रहा है? शिन यूहाओ पहले हाँ में सिर हिलाता है, फिर ना में। मैं ठीक हूं। मार खाना मेरे लिए नया नहीं है, लेकिन किसी ने मुझे ऐसे कभी कंप्लीटली हराया नहीं है। रुको रुको रुको, चुनमो के सेकंड अंकल ने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम्हारी बहन भी कमाल की है, उसने मेरे नेफ्यू को उठवा लिया। आज का हिसाब बराबर समझते हैं। तुम मेरा नेफ्यू छोड़ दो, मैं तुम्हें जाने देता हूं, और आज की फाइट फीस भी माफ, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। शिन यूचू के सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए मोटा गार्ड ने स्लीव्स चढ़ाई और प्रेसिडेंट शान बोला, प्रेसिडेंट शान, ये लोग बहुत ज्यादा ओवर हो रहे हैं, मुझे अलाउ कीजिए, मैं इसे सबक सिखाता हूं। शिन यूचू ने उसे गुस्से भरी नजर से देखा, फिर शिन यूहाओ की तरफ मुड़कर बोली, तुम लोगों के बीच आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्या आज इसे खत्म नहीं कर सकते? तुम कब सुधरोगे? तुम अब बच्चे नहीं हो। डैड के मरने से पहले उन्होंने मुझे बोला था तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। क्या तुम मुझे एक टेंशन कम नहीं दे सकते? मुझे तुम्हें भी संभालना है और कंपनी भी चलानी है। क्या तुम्हें लगता है ये आसान है? ये बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू निकल आए। जैसे ही शिन यूहाओ ने उसे रोते देखा, वो घबरा गया। दीदी, मेरी गलती है, प्लीज मत रो, उसने रिक्वेस्ट की। कल रात पिटने के बाद मैं छोड़ नहीं पाया, इसीलिए आज कुछ लोगों को बुलाया था उसे सबक सिखाने के लिए, पर सोचा नहीं था कि हम हार जाएंगे। हम 5 मिलकर भी उसे नहीं हरा पाए। मैं प्रॉमिस करता हूं अब दोबारा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूंगा, प्लीज रो मत। अरे, चुनमो साइड से चिल्लाया, तुम लोग इमोशनल बातें कर रहे हो, लेकिन कोई मुझे खोल भी देगा? मैं अभी भी बंधा हुआ हूं। अगर प्रिजनर एक्सचेंज हो रहा है तो मेरे सेकंड अंकल ने तुम्हारे भाई को बांधा भी नहीं। कम से कम मुझे पहले छोड़ दो। शिन यूचू ने मोटा गार्ड को सिग्नल दिया। वो तुरंत आया और चुनमो को खोल दिया। शिन यूचू अभी भी अपने भाई की ज्यादा फिक्र कर रही थी। उसने पूछा, तुमने कल रात उसे रोका क्यों नहीं? चुनमो तुरंत चिल्लाया, ड्रामा मत करो। तुमने मुझे गाड़ी से टकराया, फिर उसे मेरे घर भेजा मुझे पीटने और मेरा फोन तोड़ने के लिए। अब मत बोलना तुम्हें कुछ पता नहीं था। ये सुनते ही शिन यूचू बिल्कुल शॉक हो गई। वो 3 सेकंड तक चुनमो को देखती रही, फिर धीरे से अपना सिर घुमाकर शिन यूहाओ की तरफ देखा। सिर झुकाए हुए धीरे से शिन यूहाओ बोला, दीदी, मैं एक्सप्लेन करता हूं। उसने आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं की। उस रात तुमने कहा था कि तुमने किसी को गाड़ी से हिट किया और मुझे बोला था तुम्हारा आईडी वापस लाने के लिए, तो मुझे लगा कोई तुम्हें स्कैम कर रहा है, और